हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है, कल 15 अगस्त, ठीक है, क्या है 15 अगस्त। ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। इस दिन की खास बात ये है कि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, या ये कह सकते हैं कि इस दिन हम डोमिनियन स्टेट के रूप में आजाद हुए थे। ठीक है, तो जब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो इसके ऊपर स्टार नवोदय क्लासेस आपके लिए एक मिडिल हिस्ट्री का कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे एक शॉर्ट वीडियो लेके आया है, जो आपको आपके किसी भी कंपटीशन के पेपर में या जो पेपर नहीं दे रहे हैं उनके लिए ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर कैसे हम आज़ाद हुए या इस स्थिति तक हम कैसे पहुँचे और 26 जनवरी 1950 को हम संप्रभु बने। आखिर क्या ऐसी वो थी, क्या क्या रणनीति अपनाई गई कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, और हम इन चीज़ों को समझेंगे प्रॉपर रूप से। और जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है उसको उस भ्रम में ना पड़ के अपने देश को एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे, ऐसे आंदोलन जो भारत के आज़ाद कराने के लिए थे और राष्ट्रीय स्तर पर थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1947 तक चले। ये आंदोलन 3 चरण में थे। कितने चरण में थे? 3 चरण। पहला है उदारवादी चरण, 1885 से लेके 1905। उदारवादी चरण को ही बोलते हैं, जिसमें नरम दल के लोग थे। कैसे लोग थे? नरम दल के लोग थे, या कह सकते हैं शिक्षित लोग थे। शिक्षित तो गरम दल में भी थे, लेकिन इसमें ज्यादा शिक्षित थे, और ये कहते थे कि हम सरकार से अपनी मांग रखेंगे और सरकार हमारी बातों को सुनेगी। जैसे आजकल के लोग हैं ना, एक शब्द आपने सुना होगा, ज्ञापन दिया, सुना? तो ज्ञापन दिया इसका मतलब ये कि अपनी बात को रखा। अब जिसको ज्ञापन दिया गया वो हमारी बात को माने या ना माने, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 15 अगस्त एक उदारवादी चरण चलता रहा कब तक? 1905 तक। पता चला? 1905 तक। 1905 में एक व्यक्ति आया, लॉर्ड कर्जन। कौन आया? कर्जन। उसने क्या किया? उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया कि जिससे गरम दल का उदय हो गया। वो घटना क्या थी? बंग भंग। घटना थी बंग भंग। बंग भंग का मतलब था कि बंगाल का विभाजन। क्या था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन उसने इस तरीके से किया कि पूरे भारत में फूट पड़ जाए, और उसमें क्या किया कि एक पार्ट में हिंदू बाहुल कर दिया और मुस्लिम माइनॉरिटी कर दिया। दूसरे पार्ट में क्या किया? मुस्लिम बाहुल कर दिया और हिंदू को माइनॉरिटी कर दिया। जिससे कि क्या हुआ कि पूरे बंगाल में आंदोलन हो गया। पूरे बंगाल में लोग उसका विरोध करने लगे, और इसी से उदय हुआ क्रांतिकारी गरम दल का। ठीक है, इसका उदय हुआ गरम दल का। तो ये आपके उदारवादी चरण के नेता थे। इसके बाद आएंगे उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण आपको 1905 से लेके 1919 तक। ठीक है, कब तक रहा? जब तक कि रॉलेट एक्ट नहीं आया। आपको पता है कि रॉलेट एक्ट आया ही इसीलिए था कि उग्रवादियों को दबाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता है 1915 में जब गांधी जी का आगमन हो गया, तो फिर क्या हुआ? गांधी जी के आगमन के साथ ही गांधीवादी चरण स्टार्ट हो गया, क्योंकि गांधी को पूरे भारत ने इतना बड़ा नेता मान लिया था कि अब उनके नाम का एक चरण दिया। इतिहासकारों ने उसको एक चरण का नाम दे दिया कि गांधीवादी या गांधी चरण था। ठीक है, तो ये 3 चरण में हमें आजादी मिली, और सभी का योगदान है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति का योगदान है, सभी का योगदान बराबर है। ठीक है, सभी का योगदान इसमें है। इसके बाद आपको
हम ले चलते हैं सबसे पहले 1885। तो 1885 में क्या हुआ, एक रिटायर्ड कर्नल ए ह्यूम, ठीक है, ह्यूम के द्वारा क्या किया गया, कांग्रेस की स्थापना की गई। तो कांग्रेस की जो स्थापना की गई, रियल में ये क्या था कि ये कांग्रेस अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी, और वो उपज इसलिए थी कि देश में क्या गतिविधि चल रही है उसको हम उनके नेताओं के द्वारा समझ पाएंगे। इस उद्देश्य से ये बनाई गई थी। लेकिन ये नहीं पता चलता कि बाद में चल के हमारे लिए, अंग्रेजों को ये पता चलता कि ये बाद में हमारे लिए बहुत दिक्कत करेगा, तो वो ऐसी संस्था को वो नहीं होने देते। तो ए ह्यूम द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। पहली जो इसकी पहला जो इसका अधिवेशन हुआ वो कोलकाता में हुआ। किसने उसकी अध्यक्षता की, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल विभाजन, मैंने आपको बताया। तो 1885 से तो कौन सा दल, नरम दल, या कह सकते हैं नरम दल कार्य करता रहा, और 1905 में क्या हो गया, बंगाल का विभाजन हुआ। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। किसके द्वारा हुआ, लॉर्ड कर्जन ने। और जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ तो दो अली भाइयों ने, अली बंधु थे, उन्होंने क्या किया कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। बंगाल विभाजन हुआ तो जिस तरफ मुस्लिम प्रॉपर्टी ज्यादा थी, लोगों में मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक दरार पड़ गई, तो वहां पे दो अली बंधु थे और उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। जो खाई लॉर्ड कर्जन ने थोड़ी डाली थी मुस्लिम लीग की स्थापना से, उसमें बहुत बड़ी दरार आ गई। अब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था। आज भी जो ऐसे कार्य किए थे हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, उसका सिर्फ एक ही फायदा है, राजनीतिक फायदा, दूसरा उसका कोई फायदा नहीं है। मुस्लिम लीग हुआ, इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1907 में सूरत में। और इसमें क्या हो गया कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ गई, गरम दल अलग हो गया और नरम दल अलग हो गया, ठीक है, गरम दल अलग हो गया और नरम दल अलग हो गया। उसी समय की घटना 1908 की खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 1909 में क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने देखा कि हम इनमें फूट डालने को मान गए हैं, इनमें हम फूट डाल सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सिखों के लिए, ठीक है, सिखों के लिए और भी जितने अलग से धर्म थे उनके लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। उनका आओ और लड़ाई करो, ठीक है, जिससे और फूट पड़ेगी तो कभी सब लोग मिलकर अंग्रेजों के साथ एक साथ लड़ नहीं पाएंगे। तो ये था आपका मामले विंडो सुधार अधिनियम, ठीक है। इसके बाद हुआ गदर आंदोलन और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो गया। 1915 में गांधी जी का आगमन भारत। गांधी जी आए कहां से आए, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से आ गए, दक्षिण अफ्रीका से। और जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और ये जानने की कोशिश की कि हम अपने देश को कैसे आज़ाद करा सकते हैं, क्या हम इसे आज़ाद करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। ये उनके दिमाग में आई बात कि नहीं है, ऐसा कोई विशेष हमें वो लिखा हुआ नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो देश को भले न आज़ाद कराना चाहते हों, लेकिन जिस प्रकार के वो व्यक्ति थे और जिस प्रकार का वो कार्य अफ्रीका में करके आए थे, तो उनके दिमाग में ये बात जरूर होगी कि जो हमारे अपने लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाए। तो 1915 में ये हुआ। 1916 जैसे गांधी जी आए और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1916 में। कहाँ पे हुआ, लखनऊ में। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस नाम जानते हैं, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। इसमें क्या हुआ, गरम दल और नरम दल एक हो गए। क्या हुआ, गरम दल और नरम दल एक हो गए, ठीक है। तो ये लखनऊ समझौता हो गया। इसके बाद क्या हुआ
होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग क्या था? दो होम रूल चली, एक एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है, और एक बोस के द्वारा, ठीक है। इन्होंने इस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में चलाया और इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में चलाया, ठीक है। होम रूल की स्थापना करी 1916 में। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह। जब गांधी जी लखनऊ फैक्ट में गए तो वहां उनको चंपारण का एक व्यक्ति मिला और उसने अपनी बात रखी कि हमारे यहाँ पे अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते हैं और गेहूं की खेती नहीं कराते हैं, जिससे कि वहाँ के किसानों को बहुत सी परेशानी है और कर इतना ज़्यादा है कि किसान देने में सक्षम नहीं है, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको भूखे पेट सोना पड़ रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम आपकी समस्या को समझेंगे, लेकिन अभी समझेंगे नहीं, कुछ मंथ या कुछ दिन बाद मैं उसका आता हूँ, फिर समझता हूँ। और उसके बाद गांधी जी पूरा भ्रमण करते रहे। 1917 में क्या हुआ कि जब वो चंपारण में गए तो वहां पे उन्होंने पहला सत्याग्रह किया। क्या किया? पहला सत्याग्रह किया। फिर वहां से वापस आए तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था 1918 में। यहाँ के लोगों की दिक्कत क्या थी कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो आर्थिक स्थिति बहुत ही भयानक हो गई थी। अंग्रेजों के पास हो चाहे जर्मनी के पास हो, दोनों गुटों के पास पैसा नहीं था। जब दोनों गुटों के पास पैसा नहीं था तो मिल मालिकों ने माल जो है वो बनवाना कम कर दिया। बनवाना क्या किया? कम कर दिया। जब वो बनवाना कम कर दिया तो मजदूरों के पास उनकी उतनी इनकम नहीं रही। जब उतनी इनकम नहीं रही तो मजदूरों में कंपटीशन बढ़ी और मिल मालिकों ने अपनी मजदूरी को और कम कर दिया। तो ऐसी घटना जब हुई तो उसको लेके मिल मजदूर आंदोलन हुआ और इसमें सरदार पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, और यहीं से को सरदार की उपाधि भी मिली। इसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, ये भी इसी संबंधित था, कर से संबंधित। किस संबंधित था? ज्यादा कर से संबंधित था, ठीक है। इसी से महिलाएं को होते इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके बाद आया रोलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें ना सुनवाई होगी, ना कोर्ट जाएंगे, ना आप कुछ भी होगा। अगर आप पे जरा सा शक है तो वो आपको उठा के बंद कर देंगे, यहाँ तक गोली भी मार सकते हैं। ऐसा कानून आया, बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ। इसका विरोध चल ही रहा था। इसके विरोध में जो नेता पकड़े गए थे उनको छुड़वाने के लिए जलियांवाले बाग में डॉक्टर सप्रू ने एक सभा रखी और उस सभा को जब डॉक्टर सप्रू संबोधित कर रहे थे तो एक अंग्रेज अधिकारी ने जलियांवाले बाग को मेन गेट को घेर के अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में इतने लोगों की भयानक मृत्यु हुई और उसका कारण ये था कि उसमें भागने के लिए सिर्फ एक ही गेट था। तो जब उसने उसमें फायरिंग कर दी और उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए तो उसी को हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। और इस कांड के बाद देश में उग्रवादी या कह सकते हैं गरम दल का बहुत तेजी से उदय हुआ, ठीक है, बहुत तेजी से उदय हुआ। इसके बाद चलते हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं यहाँ पे सर? हाँ, सफेद गुच्छे वाली चाबी रखी होगी सर, दे दीजिए। खोल के ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसके बाद शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये तुर्की के संबंध में हुआ था। किसके संबंध में हुआ? तुर्की के संबंध में हुआ था, ठीक है। वहां के खलीफा को अंग्रेजों ने परेशान किया तो उसके लिए यहाँ के लोगों ने
खिलाफत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ में। और जब इसकी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी को मौका मिल गया और गांधी जी ने सोचा कि यदि हमें हिंदू और मुस्लिम एक जगह लाने हैं तो हम इस खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ दें। जब हम उनका साथ देंगे तो मुसलमान आगे किसी भी आंदोलन में हमारा साथ देंगे। और गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन। और आपको पता है कि इस असहयोग आंदोलन में वकील, छात्र, यहाँ तक सरकारी नौकर, सरकारी कर्मचारी, सभी लोग, वकील, छात्र, सरकारी कर्मचारी, सभी लोग आकर इसमें शामिल हुए। लेकिन गांधी जी का एक सिद्धांत था कि वो अहिंसा को ही सपोर्ट करते थे, किसी भी कारण से वो हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। और जब ये ऐसी घटना होती रही तो उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसी घटना में गोरखपुर क्षेत्र में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा, ठीक है? कौन सी जगह पड़ती है? चौरी चौरा। कहाँ पड़ती है? गोरखपुर में। यहाँ पर पुलिस ने भीड़ पे गोलियां चला दी। जब गोलियां चलाई तो भीड़ उग्र हो गई और उसने क्या किया कि सभी पुलिस वालों को चौकी में बंद करके बाहर से आग लगा दी। 16 पुलिस वाले जिंदा जल गए। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनका एक सिद्धांत था कि किसी भी स्थिति में वो हिंसा का सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो उन्होंने इसको वापस ले लिया। इस बात से नाराज होकर एक व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और CR दास, चित्तरंजन दास, ये नाराज हो गए। या कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक देन थी कि उन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली अंग्रेजों का सपोर्ट आज भी नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम उनसे लड़ेंगे। इन्होंने एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। और इसी पार्टी ने सबसे पहले स्वराज की मांग भी की थी। या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी? तो स्वराज पार्टी, ठीक है? तो ये आपका 1923 तक हम आपको ले आए। इसके आगे चलते हैं 1924। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन और महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। इस अध्यक्षता तो की, लेकिन यहाँ से उग्रवादियों को एक चीज समझ में आ गई थी कि जब तक हमारे पास हथियार नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, तब तक हम अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते। तो एक गुट था, उसने क्या किया? काकोरी कांड। आजकल इसका नाम हो गया है काकोरी एक्शन प्लान, ठीक है? काकोरी एक्शन प्लान। काकोरी एक्शन प्लान को अंजाम दिया और ये लखनऊ के पास पड़ता है, सीतापुर रोड पे, और वहां पे अंग्रेजों की ट्रेन को लूट लिया, ठीक है? अंग्रेजों की ट्रेन को लूट लिया। कुछ लोग इसमें भाग पाए और कुछ लोग नहीं भाग पाए, जिनको बाद में फांसी दे दी गई। भागने वालों में चंद्रशेखर आजाद भी थे। इसके बाद 1928 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था कि भारत की स्थिति कैसी है, इसके लिए ब्रिटेन ने एक टीम का गठन किया कि हम भारत का दौरा करेंगे और वहाँ पे भारत की क्या स्थिति है, उनकी क्या परेशानी है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उस पर जाके विस्तार से बात करेंगे और रानी को आकर बताएंगे। लेकिन हुआ क्या कि इसमें 7 के 7 सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। कैसे थे? अंग्रेज थे।
अब आप एक बात ये बताइए कि जब कहीं आप जाएं, आप भारत में आए, यहाँ पे सारे ने अंग्रेज भेज दिए, भारत का व्यक्ति अपनी समस्या अपनी लोकल भाषा में बता पाएगा, या तो हिंदी में बताएगा या बोली में बताएगा या उसमें किसी में बताएगा, वो आपकी समस्या को वैसे नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसलिए इसका विरोध किया गया। और लाहौर में विरोध करते हुए, जब लाहौर में विरोध किया गया तो वहां पे क्या हुआ कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चली और उन लाठी कांड में उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से भगत सिंह बहुत आहत हुए और उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? सैंडर्स की हत्या कर दी। इसके बाद चलते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। ठीक है, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार क्या किया था? स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1929 दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत के लिए कहा गया और 12 सदस्यों के साथ महात्मा गांधी ने इसकी शुभारंभ किया। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये वही है जो दांडी मार्च शुरू हुआ, उसी को बाद में नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौते का मुख्य कारण था 1930 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहां बी आर अम्बेडकर गए और बहुत से नेता गए, लेकिन कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। तो जब ये सम्मेलन हुआ तो वहां पे गांधी जी, जब कांग्रेस से कोई नहीं गया तो इरविन को डांट पड़ी, उसने कहा कि हम गांधी इरविन समझौता एक समझौता करते हैं। और कहते हैं कि इनमें गांधी जी ने 11 पॉइंट दिए थे। क्या 11 जो पॉइंट लेके गांधी जी गए थे, उसमें 10वां पॉइंट आपको ये था कि जितने भी अहिंसक आपके वो हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको आप छोड़ दें। और 11वां पॉइंट उनका था कि भगत सिंह की फांसी को भी आप टाल दें या उनको बाइज्जत बरी करें। तो ऐसा कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं। इतिहास में कुछ भी सच नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी तो जिंदा नहीं है, लेकिन जो अच्छी किताबें हैं उनमें कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि 10वां पॉइंट जब ये अंग्रेजों ने मान लिया तो गांधी जी ने 11वां पॉइंट कहा ही नहीं। इसलिए नहीं कहा क्योंकि भगत सिंह का उस समय इतना वेट था कि अगर वो इन 10 पॉइंटों को कहते, 11वां पॉइंट अगर वो कह देते तो इन 10 पॉइंटों को इरविन मानने से मना कर देता और सिर्फ कहता भगत सिंह को छोड़ देंगे, बाकी लोगों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन गांधी ने सोचा कि हम टैक्स बचा लेंगे, यहाँ पर हम इसमें वो बचा लेंगे, हम इतने सारे लोगों को बचा लेंगे, तो एक क्रांतिकारी या 2-3 क्रांतिकारी मरने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, बहुत से इतिहासकारों ने ऐसा वो किया। अब गांधी जी क्या सोचते थे ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो उसको लेके जब ये बात हुई तो उन्होंने भगत सिंह की फांसी वाली बात की ही नहीं और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, कांग्रेस की तरफ से कौन गया? गांधी जी। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में फिर कोई नहीं गया। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कोई व्यक्ति गया तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो गया तो वहां पे क्या हुआ कि आपको पता ही नहीं बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे, तो उनको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली और क्या चला कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए अलग मतदान, उनके लिए अलग मतदान क्या किया? उनके लिए अलग मतदान। ठीक है, तो जब शेड्यूल कास्ट ने अलग मतदान किया तो अंबेडकर जी तो खुश हुए, लेकिन गांधी जी बहुत नाखुश होते हैं। उनको ये बात दूर से दिख रही थी कि अगर अंग्रेज इनको भी तोड़ ले गए तो हमारे पास देश को आज़ाद कराने के लिए कोई भी चीज़ बचेगी नहीं। इनकी
इस बात से आहत होकर गांधी जी जो पूना में कैद थे आगा खां पैलेस में, ठीक है, वहां पे भूख हड़ताल पे चले गए। आगा खां पैलेस में भूख हड़ताल पे चले गए और उन्होंने मांग की कि मुझे अंबेडकर से बात करनी है। तो उसके लिए बात हुई 1932 में, जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। और उस बात से अंबेडकर जी एग्री कर गए और उन्होंने कहा चलिए जो आप कह रहे हैं वो ठीक है और हम इस बात के विरोध में कोई भी बात नहीं करते हैं, और उसको खत्म हो गया। इसके बाद शुरू हुआ आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था? विनोबा भावे, ठीक है, और दूसरे कौन थे? जे.एल. नेहरू। पहले विनोबा भावे थे और दूसरे कौन थे? जे.एल. नेहरू। 1940 इसी समय लाहौर यूनिवर्सिटी का एक व्यक्ति था अली, जिसने क्या किया? पाकिस्तान पाक नाम दिया और उसकी मांग पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940। आपको पता है कि 39 से दूसरा विश्व शुरू हुआ था। अंग्रेज भारतीयों को मनाने के लिए बहुत से मिशन लाए, उसमें से एक था क्रिप्स मिशन 1942। भारतीयों को जाने के लिए कि हम बाद में आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, आपको ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, आप इस युद्ध में हमारा साथ दें। लेकिन अब महात्मा गांधी या और जो भी नेता थे कांग्रेस के, या जो भी नेता थे, वो किसी भी हालत में इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि आप हमें, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज आज कुछ और कहेंगे, कल बात को बदल देंगे। तो इसलिए जब वो एग्री नहीं कर रहे थे, क्रिप्स मिशन क्या हुआ? उनका फेल हो गया। 1942 आते आते महात्मा गांधी का सब्र का बांध टूट गया, ठीक है, सब्र का बांध टूट गया। अब उन्होंने क्या किया? एक आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो। जब गांधी जी जैसा व्यक्ति उनके टार्चर से हिंसक हो जाए, आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। उन्होंने भी कहा कि करो या मरो। और जैसे ही नारा दिया, अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने सारे बड़े जितने भी उनके लोग थे सबको उठा के बंद कर दिया। जो आपका ये था आंदोलन, ये दिशाहीन हो गया। जिसको जहाँ पे जो मिला, जिसको मारने का मन हुआ उसने मारा, जिसको जो मन हुआ उसने वो काम किया। और एक समय आया कि अंग्रेजों को मानना पड़ा कि अब अगर हमने देश को आज़ाद नहीं किया तो कुछ भी घटना हो सकती है, ठीक है। 1942 आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस ये अपना अलग काम कर रहे थे। 1945 वेवे योजना और शिमला समझौता। वेवे ने एक योजना प्रस्तुत की शिमला में। 1946 नौसेना विद्रोह, ये आजाद हिंद फौज वाला। 1946 कैबिनेट मिशन और 1947 माउंटेन बैटल योजना। और इसी योजना के तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत, ठीक है, इंडिया, दो यूनियन स्टेट बन गए। और ये जब तक अपना संविधान नहीं बना लेंगे तब तक यहाँ के विदेश, शिक्षा और इकोनॉमिक्स, आर्थिक चीज़ें किसके हाथ में रहनी थी? माउंटबेटन के हाथ में रहनी थी और बाकी सरकार अपने हाथ में रखती। और उसके उन्होंने कहा कि आप अपना संविधान सभा का गठन करें और अपना अपना संविधान बना लें। जिस दिन आपका संविधान बन के तैयार हो जाएगा, लागू हो जाएगा, उस दिन आप संप्रभु बन जाएंगे। संप्रभु का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपना डिसीजन स्वयं ले सके। जैसे अभी आप लोग हैं तो आप लोग अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकते क्योंकि आपके ऊपर क्या है? मम्मी पापा हैं, तो आप संप्रभु नहीं। लेकिन अगर बाबा दादी हैं आपके, तो फिर बाबा दादी के ऊपर कोई नहीं होगा, तो वो कैसे संप्रभु हैं और वो अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। तो भारत संप्रभु कब बना? 26 जनवरी 1950। कब बना? 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख आंदोलन थे और कैसे कैसे देश आज़ाद हुआ, इसके बारे में सटीक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपके लिए हर घर तिरंगा आपको दिया गया है, हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी के द्वारा। तो इसके तहत आप क्या करेंगे? अपने घर में एक तिरंगा
फहराएंगे। और वो तिरंगा कैसा होना चाहिए? अगर कपड़े का है तो बहुत अच्छा, खादी कपड़े का है तो बिल्कुल अच्छा, लेकिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप एक तिरंगा लगा सकते हैं। उसके अलावा आप ये चीज़ों का ध्यान रखें कि कोई भी तिरंगा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमारा प्रतीक बना हो, राष्ट्रीय प्रतीक झंडा जो आपका 3 कलर में है, ठीक है, अगर ये किसी में बना हो तो ऐसी अगर कोई वस्तु आपको ज़मीन पे पड़ी मिले तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि उसको उठा के आप लोग अच्छी जगह पर रख दें या उसको कचड़े में ना फेंकें। ठीक है, आप सभी को एक बार फिर 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से 15 अगस्त को सेलिब्रेट कीजिए और आने वाले कल का एंजॉयमेंट करें। धन्यवाद।